क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 से मैंने आपको रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया था। साथ ही बेटा मैंने आपको हिंदुओं और मुसलमानों के सुधारवादी और दूसरे आंदोलन के बारे में समझाया था। आज बेटा मैं आपको विवेकानंद जी के बारे में, गांधी जी और टैगोर के बारे में एवं तिलक और गोखले के बारे में पाठ 6 से समझाने जा रही हूँ। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का, आइए बेटा पेज नंबर 99 पर, आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। वे बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमावान। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। विवेकानंद जी जो बेटा थे, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनके पास अतीत का भी आधार था। उनके पास कुछ करने के लिए अतीत का आधार था और उन्हें बेटा विवेकानंद जी को अपनी भारतीय विरासत पे भी बहुत गर्व था। वह अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के बहुत ही एक अच्छे वक्ता थे, मतलब बहुत अच्छा बोलते थे। बांग्ला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले थे, शालीन थे और गरिमावान थे। उन्हें अपने मिशन पर भी पूर्ण विश्वास था। भारत को आगे बढ़ाने की उनकी बहुत अधिक गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए थे। भारत में बेटा विवेकानंद जी पतित हिंदू मानस के लिए संजीवनी के समान आए थे। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुतुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता के संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम और धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती होती गई। विवेकानंद जी जो बेटा हैं, इन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। 1 वर्ष से अधिक इन्होंने अमेरिका में भी बिताया था। एक बार जो बेटा उनके इस सन्यासी को जो एक बार देख लेता था और उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना भी कठिन हो जाता था। खुद उन पर ही पश्चिमी देशों की जो यात्राएं थी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जो जीवंतता थी उसके प्रशंसक थे, लेकिन पश्चिम के जो धर्म व्यवहार था से प्रभावित विवेकानंद जी नहीं हुए थे। विवेकानंद जी पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए थे और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में भी उनकी जो आस्था थी अब वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। उन्हें वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। विवेकानंद जी ने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का भी उपदेश उन्होंने दिया था। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। क्या चीज? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद ही एकमात्र धर्म हो सकता है जो मानवता के भविष्य के लिए है। उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए।
विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की। विवेकानंद ने बेटा जो ये छुआछूत, ऊंच नीच, इसकी जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कड़ी आलोचना की है, बहुत ही अधिक निंदा की है। उन्होंने कहा कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो धर्म से एकदम अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था धर्म से अलग रहनी चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचना और तर्कों की भी घोर निंदा की थी। और खासकर बेटा उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, इसकी भी निंदा की है। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस बात से एक बार में उन्होंने अपने लेखक और भाषणों में बराबर लिखा है, वह थी अभय निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हम हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। विवेकानंद ने एक बात ये बेटा कही अपने भाषण में और अपनी लेखन में, उन्होंने एक बात हमेशा कही और उस पर जोर भी दिया कि अभय और निडर रहो। उनके अनुसार ये था कि अगर कोई दुनिया में पाप है तो वह है दुर्बलता, कमजोरी। अपनी कमजोरी से बचो, अपनी दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप के समान है और दुर्बलता ही मृत्यु है। विवेकानंद ने अपने लेखन में भी लिखा और साथ में वो अपने भाषण में भी कहते थे। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी। जैसा कि बेटा पिछले अध्याय में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पढ़े उपनिषद के बारे में, उपनिषद पर भी सत्य पे बहुत अधिक जोर दिया गया है। सत्य की कसौटी, कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर के तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। विवेकानंद जी ने कहा कि जो चीज तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हें कमजोर करती है, कमजोर बनाती है, उसे छोड़ देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें कोई सत्यता भी नहीं है। सत्य, अब आइए बेटा पेज नंबर 100 पे। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञान है। उन्होंने कहा कि जो सत्य है वही हर व्यक्ति को मजबूत बनाता है और उसी में ही पवित्रता है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी, मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हो, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, जीवन का पतन होने लगता है। बहुत अच्छा बेटा विवेकानंद जी ने लिखा है कि सत्य को अपनाओ, सत्य ही पवित्र है और वही सच्चा ज्ञान है। अंधविश्वास से दूर रहो, सावधान रहो। अगर तुम अंधविश्वास में गए तो तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ही गायब हो जाएगा, तुम्हारी जो बुद्धि है वो क्षीण हो जाएगी अगर तुम अंधविश्वास की तरफ गए। उन्होंने कहा कि मुझे अंधविश्वासी, मूर्ख कहने की अपेक्षा कहीं कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा मैं। तुम नास्तिक बनो, कट्टर नास्तिक बनो, लेकिन अंधविश्वासी मूर्ख ना बनो, क्योंकि इस अंधविश्वास के रास्ते को अपनाने से जीवन का ही पतन हो जाता है। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद जी ने बेटा कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक जो है उन्होंने गर्जना की थी और उन्होंने भारत के लिए, विवेकानंद जी ने बेटा भारत के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उसमें लगा दिया, पूरी तरह से खपा दिया, पूरी तरह से निचोड़ दिया। 1902 में विवेकानंद जी के बेटा 39 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई। विवेकानंद के ही समकालीन थे बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हीं के समकालीन थे रविन्द्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। मतलब पहले बेटा विवेकानंद जी, उसके बाद टैगोर। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविन्द्रनाथ का स्थान इन सब में ऊंचा था और पूरे भारत में क्रमशः उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिक नहीं थे,
किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी तो वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बेटा ये विवेकानंद के ही समकालीन हैं, लेकिन बाद की पीढ़ी के हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में बढ़कर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भाग लिया था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे। रविन्द्रनाथ टैगोर श्रेष्ठ लेखक थे, कलाकार भी थे। उनका स्थान जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था। उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता था। वे राजनीतिक नहीं थे, लेकिन बेटा वह पूरी तरह से भारतीय जनता की स्वाधीनता में पूरी तरह से समर्पित थे। राजनीतिक नहीं थे, वो राजनीति नहीं करते थे, लेकिन बेटा भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति बहुत ही अधिक समर्पित थे। और जब भी उनसे कोई बात सही नहीं जाती थी तो वे बाहर निकल जाते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किए, उसने शांति निकेतन को भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बेटा 20वीं शताब्दी के पहले ही दशक में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया और अमृतसर का जो हत्याकांड हुआ अमृतसर में, उसके बाद जो उनको सर कह के बुलाया जाता था, सर का खिताब उन्होंने लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेटा रचनात्मक प्रगति की। उन्होंने शांति निकेतन को ही भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया था। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो बेटा प्रभाव रहा वो एक के बाद एक आने वाली जो नई पीढ़ियां थी, जो पीढ़ी थी, उन पर बहुत ही अधिक रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेशों को दूसरे देशों में ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर बेटा एक सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और वे क्या करते थे कि भारत के संदेशों को दूसरे देशों में ले जाते थे और उनके संदेशों को अपने देश में अपने लोगों के लिए लाते थे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। जो उपनिषद ने ज्ञान दिया बेटा, उसका प्रभाव टैगोर जी पे अधिक पड़ा, क्योंकि वह उपनिषद के ज्ञान से ही ओतप्रोत थे। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति के महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी घोर व्यक्तिवादी थे, इसके बाद भी बेटा रूसी क्रांति की जो उपलब्धियां थी वे उसकी प्रशंसा करते थे। विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना। खासकर किसकी प्रशंसा करते थे बेटा? वह शिक्षा के प्रसार की, संस्कृति की, स्वास्थ्य की और समानता की। टैगोर ने भारत की उस तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बेटा अपने भारत की बहुत सेवा की, किसके समान? जिस तरह से गांधी जी ने की। अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश कर दिया किया कि वे अपने विचारों को के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। टैगोर जो है बेटा रविन्द्रनाथ टैगोर, वह भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। 20वीं शताब्दी के समय बेटा टैगोर जी और महात्मा गांधी जी भारत के दो ही विशेष और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे।
उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे, भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा के का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी और टैगोर जी, दो व्यक्ति अपनी बनावट में और अपने स्वभाव में भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। और गांधी जो थे बेटा, गांधी जी जो थे वो जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे गांधी जी। गांधी जी ने भारत की दूसरी परंपरा का प्रतिनिधित्व गांधी जी करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। जो ये परंपरा थी जो गांधी जी ने अपनाई थी वो क्या थी? त्याग करने की और संन्यास की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। टैगोर जी जो थे बेटा वो एक विचारक थे, जबकि गांधी जी जो हैं वह निरंतर कर्मठी के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी। इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। दोनों के स्वभाव में परिवर्तन था, लेकिन बेटा दोनों ही अपने अपने ढंग से देखते थे। दोनों ही अपने अपने ढंग से विश्व दृष्टि थी, अपने अपने ढंग से देखते थे, लेकिन दोनों ही क्या थे? पूर्ण रूप से भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व भी करते थे, लेकिन दोनों को ही, टैगोर जी और गांधी जी दोनों को ही बेटा एक दूसरे का पूरक कहा जाता था। दोनों ने ही भारत की सेवा की, दोनों ने अनवरत भारत को आज़ाद कराने के लिए त्याग किया, संन्यास लिया। दोनों ने ही अपने आप को भारत के लिए लगा दिया और उन्होंने बहुत अधिक भारत की सेवा की। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब है बेटा श्रीमती एनी बेसेंट, जिनका प्रभाव किस पर पड़ा? हमारे भारत पर, और जो कि हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने के लिए जबरदस्त उनका प्रभाव रहा। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उदीयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उसे नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता। श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने बेटा क्या किया कि राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रभाव डाला था। इन सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, ये कि सुदृढ़ मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि, यानी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाना था। उदीयमान मध्य वर्ग का जो झुकाव राजनीतिक था और वह किसी धर्म की तलाश में लेकिन नहीं था। उनका जो झुकाव था वो था राजनीतिक के लिए, कोई राजनीति के लिए उनका झुकाव था, धर्म की तलाश में उनका कोई झुकाव नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था। राजनीतिक झुकाव को पकड़ने के लिए जो है सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सके, उसे नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता, जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता का विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों और अन्य लोगों की भी
और उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया था। बाद में दूसरे मतों ने धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते हैं। जो हमारा अतीत है भारत का बेटा, उसमें भारत का जो अतीत है उसमें क्या है, संपूर्ण सांस्कृतिक भिन्नता, विविधता, साथ ही पूरे भारत की एक विरासत क्या है, हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों और अन्य लोगों को भी, जो उन्हीं के पूर्वजों ने हमारे भारत के निर्माण में सहयोग दिया था। बाद में दूसरे मतों में जो दूसरे मत थे उनमें धार्मिक परिवर्तन कर लेने के कारण ने इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते हैं। मतलब कि हमारा भारत जो है राष्ट्रीयता, हर देश में राष्ट्रीयता का विकास के साथ साथ धर्म के अलावा मतलब हर देश की जो राष्ट्रीयता है बेटा, अपने विकास के साथ साथ धर्म के अतिरिक्त यह तलाश पीछे जाने की ओर भी प्रवृत्ति होती है कि हमारे भारत का अतीत क्या है। और ये हर देश की राष्ट्रीयता में होता है, हर देश की राष्ट्रीयता के विकास के लिए ये होता है कि अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति। तो हमारे भारत का जो अतीत है बेटा, वह संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ है। साक्षी विरासत है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य लोगों के और उन्हीं के पूर्वजों के साथ इसके निर्माण में, भारत के निर्माण में सहयोग देना। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारात्मक आंदोलन चलाए। प्राचीन भारत के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए, इतिहास के लिए कुछ सांत्वना दी। राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और कुछ अन्य लोगों ने अपने विचारों के आधार पर आंदोलन चलाए। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा का रसपान किया, वहीं दूसरी ओर उनका मानस भारतीय प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के विचारों और कार्य से, उन पुरागाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। एक तरफ तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी साहित्य को मजबूत साहित्य धारा से रसपान किया, वहीं दूसरी ओर मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के जो विचार थे और जो उनके कार्यों से, जो हमारी पूरा गाथाएं हैं और परंपराओं से भरा है, उसको भी बचपन से आत्मसात किया। एक तरफ तो अंग्रेजी साहित्य को मजबूत साहित्य धारा से रसपान किया और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो है शूरवीरों के विचार, मनीषियों के विचार और उनके कार्यों से और पूरा गाथाओं और परंपराओं से भरा था, जिसे बचपन से आत्मसात किया था। इसमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थीं। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्धधार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। बहुत सी मुसलमान जनता ने भी समान रूप से इसमें बहुत सी बातें जो थी वो मुसलमान जनता के समान रूप से भी प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भी भली भांति परिचित थे। जो उच्च वर्ग के मुसलमान थी, उन मुसलमानों द्वारा यह महसूस किया गया कि उनके लिए अब अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। जो उच्च वर्ग के बेटा मुसलमान थे, उन्होंने ये महसूस किया कि उनके लिए अब जो है इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना उनके लिए सही नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध ही
होगा, इस्लाम की जो भावनाएं थी उसके खिलाफ होगा। यही मुनासिब होगा कि अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना मुनासिब अब नहीं होगा। उन्होंने अपने कौमी बुनियाद की दूसरी जगह तलाश की। कुछ हद तक कुछ हद तक उन्होंने भारत के जो अफगान थे, मुगल थे युग में पाया था, लेकिन उससे जो जगह खाली रह गई थी वो जगह भर नहीं पाई। जो मुगल युग में और अफगान के युग में पाया था तो वो जगह खाली रही, वो पूरी तरह से भर नहीं पाई। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे। गदर के बाद बेटा जो भारत के मुसलमान थे अब वो इस दुविधा में थे कि वे किस ओर मुड़े, क्योंकि जो भारत के अफगान और मुगल युग में पाया तो उनकी जगह पूरी तरह से खाली थी जो भर नहीं पाई। अब मुसलमान के लिए ये समस्या थी कि वो किस ओर मुड़े। किस ओर मुड़े? ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया था। जबकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था बेटा, हिंदुओं की तुलना में, और ये जानते हुए भी हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया था। और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग और बुर्जुआ वर्ग पैदा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था बेटा, हिंदुओं की तुलना में कहीं अधिक मुसलमानों का दमन किया था और मुसलमानों पर इसका प्रभाव ये पड़ा कि नया मध्य वर्ग पैदा हुआ। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर थोड़ा थोड़ा जो है उसके बाद जो धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। और इसका जो कारण था एक वो ये था कि जो ब्रिटिश सरकार है उनकी संतुलन की नीति थी, उन्होंने संतुलन बनाया था। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो सर सैयद खां हैं इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रही कि क्या उन्होंने परिवर्तन किया। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता के से सहयोग करके मुसलमान को ऊपर उठा सकते। मतलब मुसलमान जो थे भारत के अब वो किधर मुड़े, क्योंकि भारत के अफगान मुगल युग में जो स्थान था वो खाली था, वो भर नहीं पाया। अब वो इस दुविधा में थे कि वो किस तरफ मुड़े। जबकि बेटा ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं की तुलना में कहीं अधिक दमन किया था। फिर सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अनुकूल हो गए। और इस परिवर्तन का जो विशेष कारण था वो था संतुलन की नीति। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी बेटा, इस प्रक्रिया में सर सैयद खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी मुसलमानों को ऊपर उठाने में। वे इस बात के लिए बहुत आइए बेटा पेज नंबर 103 पे, इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा गया। लेकिन यूरोप से लिखे उनके जो कुछ पत्र मिले हैं उन पत्रों से ये बात पता चलता है कि वे इतने चकाचौंध से जो है उनका जो संतुलन था वह डगमगा गया था। सर सैयद उत्साही सुधारक थे और वे आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। मुसलमानों को एक समय भारत में ऐसा आ गया कि मुसलमानों की स्थिति दयनीय हो गई, तो सर सैयद खान ने क्या किया कि मुसलमानों को ऊपर उठाया। उन्होंने सर सैयद खान जो थे बेटा वह एक उत्साही सुधारक थे। आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के साथ उन्होंने क्या किया, इस्लाम से का मेल बैठाना चाहते थे। वे नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना भी चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ में वे भयभीत हुए क्योंकि उनका विचार था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में उनकी सहायता नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता जरूर मालूम होती थी, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और उसे नेशनल कांग्रेस से, जो उस समय आकार ले रही थी, हटाने की कोशिश
की। सर सैयद खान ने बेटा जो है वह एक आधुनिक वैज्ञानिक विचार थे, साथ ही उन्होंने इस्लाम के साथ मेल भी बैठाना चाहते थे। उन्होंने नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना भी, सर सैयद खान जो है नए ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर में वो डरे हुए थे। सर सैयद खां शुरुआती दौर में डरे हुए थे क्योंकि उनका विचार ये था कि ब्रिटिश अधिकारियों का किसी भी तरह का विरोध करने के कारण उन्हें अपने शैक्षिक कार्यक्रम में सहायता नहीं मिलेगी। जो उनके शैक्षिक कार्यक्रम में सहायता नहीं मिलेगी, इसीलिए सर सैयद खान जो है आरंभ में वह डरे हुए थे और उन्हें यह सहायता जरूरी भी मालूम होती थी। जो सहायता थी तो वो सहायता नहीं मिलेगी उनके शैक्षिक कार्यक्रम में, इसलिए वह डरे हुए थे क्योंकि ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे, वो इसका विरोध करेंगे। तो इसलिए सर सैयद खान क्या थे, थोड़ा सा भयभीत थे और उनको ये सहायता भी जरूरी मालूम होती, इसलिए उन्होंने मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को कम करने की कोशिश की और फिर क्या किया, उन्हें नेशनल कांग्रेस जो उस समय आकार ले रही थी हटाने की उन्होंने कोशिश भी की। क्लास 8 आज बेटा आप यहाँ तक पढ़ेंगे। जो शेष भाग बेटा बचा है और शेष भाग में जो है तिलक और गोखले के बारे में आप वो भी बेटा आज पढ़ लेंगे।